नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश सैनी आपका सीओकार मैसूरी तकनीकी संस्थान के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले दो वीडियो में हमने एसी थ्योरी के चैप्टर के कुछ टॉपिक जैसे एसी के रिलेटेड टर्म्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में पढ़ा है। अब इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए पावर फैक्टर, कितने प्रकार टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर और पावर ट्रायंगल के बारे में आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक एसी थ्योरी में पहला टॉपिक आपका आएगा पावर फैक्टर। इसमें दो प्रकार के पावर फैक्टर के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में अगला आएगा पावर ट्रायंगल। पावर फैक्टर, यहाँ पे एक पावर ट्रायंगल दिखाया गया है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला बताया गया है। लेकिन पावर फैक्टर होता क्या है? एसी प्रत्यावर्ती धारा के अंदर वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर, शक्ति गुणक या शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर को हिंदी में दो नामों से जाना जाता है, शक्ति गुणक या शक्ति गुणांक। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या हुई? बात एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, एसी के अंदर वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी भी एसी के अंदर प्रत्यावर्ती, दो प्रकार की प्रत्यावर्ती राशियां होती है, एक तो वोल्टेज, सेकंड धारा, करंट। धारा तथा वोल्टेज के कोज्या, जब आप साइन वेव देखते हो, अपने पिछले जो वीडियो है उसमें अपन ने साइन वेव देखी थी, तो उसमें एक समय का और जो आपका वोल्टेज का या धारा का एक ग्राफ तैयार किया था, जो साइन वेव था। उसमें अपन ने देखा था कि भी वोल्टेज और धारा उस ग्राफ के समय के सापेक्ष अपन एक कर्व तैयार की थी, तो साइन वेव के नाम से जानी जाती है। उसमें अपन ने देखा था धारा भी चल रही थी उस कर्व के ऊपर, उस ग्राफ के ऊपर धारा भी चल रही थी और वोल्टेज भी चल रहा था। तो दोनों राशियों के बीच जो कोज्या का कोण होता है उसे पावर फैक्टर कहते हैं। दो परिभाषा हो गई, पहली आपकी वास्तविक बट्टा आभासी शक्ति बराबर कोस फाई या फिर शक्ति गुणांक। सेकंड भाषा धारा तथा वोल्टेज के कोज्या के कोण के मान को पावर फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, पावर फैक्टर इक्वल एक्चुअल पावर यानी आपकी जो वास्तविक शक्ति है जो आपके उपयोग में आ रही है। वास्तविक शक्ति यानी किसी भी जो पावर सोर्स है उससे जो शक्ति है, पावर है, जो अपने यूज में आ रही है, अपना जो भी लोड है उसके लिए जो यूज में आ रही है वो शक्ति वास्तविक शक्ति हो गई। आभासी शक्ति जो मापी गई शक्ति है। मापी गई शक्ति से क्या मतलब है? केवल वोल्टेज और धारा का गुणनफल। किसी भी पावर सोर्स से जब अपन लोड पे पावर को आरोपित करते हैं, उस लोड को सप्लाई से संयोजित करते हैं, तो वहां पर वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांक को जब गुणा किया जाता है, वोल्टमीटर तथा एमीटर का जो पाठ्यांक है उसके गुणनफल से जो शक्ति का मान प्राप्त होता है वो होता है एपरेंट पावर या आभासी शक्ति। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये यूजफुल पावर नहीं है। यूजफुल पावर कौन सी होगी? एक्चुअल पावर, ट्रू पावर या वास्तविक शक्ति जो वास्तव में काम में आ रही है। ऐसी शक्ति जो वास्तव में लोड के काम में आ रही है, वह शक्ति क्या कहलाती है? वास्तविक शक्ति। तो वास्तविक शक्ति बट्टा आभासी शक्ति, एक्चुअल पावर बट्टा एपरेंट पावर इक्वल टू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को कोस थीटा से भी डिनोट किया, कोस फाई से भी डिनोट किया जाता है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है एसी सर्किट के अंदर पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू बी आई कोस फाई। पावर का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू बी आई कोस फाई। अब बात करते हैं, अपन ने एसी की बात कर ली, तो धारा तो दो प्रकार की होती है, एक एसी दूसरी डीसी। डीसी में पावर फैक्टर का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। पावर फैक्टर की वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है डीसी के अंदर, क्योंकि वहां पे ना तो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब किसी भी राशि का मान और दिशा चेंज होगी तभी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी साइकिल कंप्लीट होगी तभी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेकिन डीसी में क्या है? एक ही दिशा में चलती है, मान नियत चलता रहता है। यानी आपने शुरुआत में ग्राफ पे अगर वैल्यू आप 0.5 एम्पियर देख रहे हो, जो अपना ग्राफ बनता है उसमें जो वैल्यू आप देख रहे हो वो वैल्यू आगे ऐसी कैसी कांस्टेंट चलती है ना, उसकी दिशा में वो पॉजिटिव में चल रही है तो नेगेटिव में नहीं जाएगी। जबकि एसी में क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव में भी जाती है, दिशा परिवर्तित होती रहती है।
इसी कारण से क्या है, जो cos फाई की वैल्यू वहां पे नहीं होती। अगली बात है पावर फैक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, लैगिंग एंड लीडिंग, पक्षगामी और अग्रगामी। और तीसरा एक होता है यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर जो आपके प्योर रेजिस्टिव सर्किट होते हैं, प्योर रेजिस्टिव शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, उनमें पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, यूनिटी होती है। लेकिन जब आप बात करते हो लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर, आप जब किसी इंडक्टिव सर्किट को देखते हो, आप जब किसी इंडक्टिव सर्किट को देखते हो तो यहाँ पे ये जो कर्व है ये है वोल्टेज की कर्व, ये है करंट की कर्व। जब दोनों प्रत्यावर्ती राशियां एक साथ अपने उच्चतम और न्यूनतम मान पर एक ही समय पर पहुंचती है, एक ही समय पर जब वो अपने न्यूनतम और उच्चतम मान पर पहुंचती है, वो इन फेज होती है। लेकिन आउट फेज क्या होती है, जब वो अलग अलग समय पे, यहाँ पे आप कर्व देख रहे हो, वोल्टेज की जो कर्व है यहाँ से शुरू होती है, यानी कुछ समय पहले, करंट की कर्व से कुछ समय पहले शुरू होती है, और जो अपनी उच्चतम मान है, यहाँ पे आप इसकी पीक वैल्यू देखते हो, इसके सापेक्ष सीधी रेखा खींचते हो, और यहाँ पे करंट के साथ एक सापेक्ष सीधी रेखा खींचते हो, तो दोनों के अंदर कोण एक डिफरेंस आ रहा है, एक फेज एंगल आ रहा है। वो क्या आ रहा है कि ये 90 डिग्री पे अपने उच्चतम मान पे पहुंच गया, जबकि करंट 180 डिग्री पे जाके उच्चतम मान पे पहुंच रही है। यहाँ पे सीधी रेखा खींचे तो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे 180 डिग्री है, तो करंट की वैल्यू 180 डिग्री पे अपने पीक मान पे, जबकि वोल्टेज की वैल्यू 90 डिग्री पे अपने पीक मान पे, तो दोनों में फेज एंगल आ गया, फेज डिफरेंस आ गया 90 डिग्री का। ठीक है, तो जब करंट वोल्टेज से लैग करने लगे, यानी पक्षगामी हो, जब करंट वोल्टेज से पक्षगामी हो, उस अवस्था में आपका पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर होगा। जब अब दूसरा एक ग्राफ आप देख रहे हो, इस ग्राफ में आप जब देखते हो तो करंट, ये करंट की कर्व है, ये वोल्टेज की कर्व है। करंट की जो पीक वैल्यू है वो वोल्टेज से लगभग 90 डिग्री पहले ही प्राप्त हो चुकी है। वोल्टेज की जो पीक वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री पे मिल रही है अपने को, इस पे 90 डिग्री पे, लेकिन करंट की वैल्यू उससे पहले यहाँ पे अगर 0 डिग्री पे देखें तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम पे, 0 डिग्री पे देखें तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम पे पीक वैल्यू है, जबकि वोल्टेज की उसके 90 डिग्री के पश्चात है, यानी करंट वोल्टेज से आगे चल रही है। अपन कर्व में भी ये चीज देख पा रहे हैं कि करंट वोल्टेज से आगे चल रही है। अगर एक साइकिल कंप्लीट करने की बात करें तो यहाँ पे समय, ये आप देख पा रहे हो कि इसका समय पहले है, यानी इसकी एक साइकिल पूरे होने में जो समय लगा है उससे ज्यादा समय किसको लग रहा है, वोल्टेज को लग रहा है। यानी वोल्टेज करंट से कुछ समय बाद अपने पीक मान पर पहुंचता है और कुछ समय बाद ही अपने न्यूनतम मान पर पहुंचता है। यहाँ पे आके जो न्यूनतम मान आ रहा है वो भी कुछ समय बाद आ रहा है। इस अवस्था में जो पावर फैक्टर होगा वो होगा लीडिंग पावर फैक्टर, यानी अग्रगामी। अब पावर अग्रगामी पक्षगामी किस पे डिपेंड करता है, जब आपकी धारा वोल्टेज से पीछे चलेगी तो क्या होगा, पक्षगामी, और अगर आपकी धारा वोल्टेज से आगे चलेगी तो वो होगा अग्रगामी। यहाँ पे धारा ही डिनोट करती है, उसके पावर फैक्टर को डिनोट करने के लिए धारा को काम में लिया जाता है। अगर धारा आगे है तो आपका लीडिंग पावर फैक्टर, और अगर धारा पीछे है तो लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अगली बात आती है आपकी पावर ट्रायंगल। अगला टॉपिक आपका आता है पावर ट्रायंगल, शक्ति त्रिभुज। शक्ति त्रिभुज एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर, इन तीनों के बीच में संबंध दर्शाता है, इन तीनों के बीच में संबंध दर्शाता है। लेकिन उससे पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, उससे अपन cos फाई को डिनोट करेंगे किस तरीके से। तो पावर का फॉर्मूला मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पावर का फॉर्मूला होता है VI cos फाई, यानी वोल्टेज, धारा तथा पावर फैक्टर का गुणन क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। AC सर्किट्स में, DC सर्किट में केवल V और I को गुणा किया। आगे
cos फाई की अगर वैल्यू निकालनी हो तो वज्र गुणा विधि से P बट्टा VI जब आप कैलकुलेट करते हो पावर बट्टा वोल्टेज गुणा करंट तो cos फाई की वैल्यू निकल आती है। उसके बाद में दूसरा तरीका आपका वास्तविक शक्ति बट्टा आभासी शक्ति, जो अपन ने पिछली स्लाइड में जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था आपका ये यहाँ पे भी है, एक्टिव पावर बट्टा रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर बट्टा आपकी जो आभासी शक्ति है उसका अनुपात क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। तो एक्टिव पावर होती है केडब्ल्यू यानी वाट फुल शक्ति, ये वाट लेस शक्ति आती है, ये होती है केवीए होती है, ठीक है। तो केडब्ल्यू बट्टा केवीए। उसके बाद में ये देखो ट्रू पावर बट्टा करंट पावर, ये इसी का ही है, ये दोनों एक ही है। फिर आता है आपका आर बट्टा जेड। जब आप किसी भी सर्किट के अंदर इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल लेते हो तो उस अवस्था में भी आप पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपका परिपथ है उसमें प्रतिरोध का मान कितना है बट्टा उस पूरे परिपथ में जो प्रतिबाधा का मान कितना है, उन दोनों का अनुपात कहलाता है पावर फैक्टर। अब आगे बात आती है पावर ट्रायंगल में तीन चीजें भी मैं आपको बोली, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर को रियल ट्रू दोनों नामों से जाना जाता है, रियल पावर भी और ट्रू पावर भी। इसे वाट में मेजर किया जाता है यानी मापा जाता है वाट्स में। इसका फॉर्मूला है P बराबर VI cos फाई, P बराबर VI cos फाई। सेकंड आपका है आपका आभासी शक्ति, एपरेंट पावर को निकालने का फॉर्मूला होता है V इंटू I यानी वोल्टेज तथा धारा का गुणनफल क्या कहलाता है आपका एपरेंट पावर। तीसरा आपका आता है रिएक्टिव पावर, इसका फॉर्मूला होता है VI sin फाई, ठीक है, VI sin फाई। ये क्या होती है, रिएक्टिव पावर यूजफुल नहीं होती, ये पावर यूजफुल नहीं होती। कभी भी किसी भी सर्किट के अंदर क्या होता है, जब सोर्स से लोड की ओर पावर स्थानांतरित होती है उसके पश्चात लोड से निकलकर वापस वहां पे पावर चली जाती है। जैसे कोई एक इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है आपका, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, उसमें क्या होगा, एक कुंडली है। कुंडली क्या करती है, कुंडली में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हुई कुछ मात्रा में अपने अंदर स्टोर कर लेती है कुंडली। उसके पश्चात जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हुई या कटी या पावर आगे नहीं ट्रांसफर हो रही है, उस अवस्था में क्या होगा कि कुंडली में जो अवस्थित है पावर, जो शक्ति है, जो ऊर्जा इसमें अवस्थित हो गई है, वो पुनः किस ओर जाएगी, सोर्स की ओर जाएगी। क्यों, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में आपकी शक्ति को स्टोर करता है। और जैसे सप्लाई ऑफ हुई उस अवस्था में क्या होगा कि ये कुंडली से वापस सप्लाई की ओर चली जाएगी। तो ऐसी पावर नो यूजफुल है, ये यूज कहाँ हुई, ऐसी पावर यूज नहीं होती। रिएक्टिव पावर नॉन यूजेबल पावर होती है, एक्टिव पावर आपकी क्या होती है, यूजेबल पावर होती है। यूजेबल क्यों होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू यूजेबल क्यों बताई जाती है, क्योंकि जो वास्तव में जो आपने शक्ति काम में ली है। क्योंकि अब बात करें एपरेंट पावर की, एपरेंट पावर क्या होता है, V गुणा I, लेकिन अपन ने अब तक क्या किया, इसमें cos फाई को यानी शक्ति गुणक को मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। अगर अपन मान ले कि शक्ति गुणक की वैल्यू, शक्ति गुणक की वैल्यू वैसे तो 0.5 से लेके 1 तक होती है, यूनिटी पावर फैक्टर तक होती है, लेकिन जब अपन अगर मान ले कि आपका पावर फैक्टर की वैल्यू किसी भी सर्किट के लिए 0.5 है, कितनी है, 0.5 है, और आपका जो भी वोल्टेज की वैल्यू है और करंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जब आप पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो पहले आपकी एपरेंट पावर निकल के आती है, क्योंकि V into I इक्वल टू एपरेंट पावर। लेकिन जैसे आपको वास्तविकता में कितनी शक्ति काम में लगी उसकी गणना करनी है, वास्तविकता में जितनी शक्ति काम में ली गई है अगर उसकी गणना करनी होती है तो जो आपकी एपरेंट पावर आई है, एपरेंट पावर की जो वैल्यू आई है वहां पे उसको गुणा करना होता है पावर फैक्टर से। तो पावर फैक्टर की वैल्यू अपन ने अभी मानी थी कि 0.5 है पावर फैक्टर की वैल्यू, तो पावर फैक्टर की वैल्यू से जैसे ही गुणा करते हैं तो वह अपरेंट पावर की आधी रह जाती है, यानी जो वास्तविक शक्ति है वो आभासी शक्ति की आधी रह जाती है। यानी अर्थात अपन ने वास्तविकता में जो पावर अपने पास आगे से आई है उसकी आधी पावर का, आधी शक्ति का ही प्रयोग किया है।
पावर फैक्टर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे है? जब पावर फैक्टर लीडिंग है, कैपेसिटिव सर्किट में लीडिंग होगा पावर फैक्टर, तो जब पावर फैक्टर लीडिंग है उस अवस्था में आपका पावर फैक्टर पॉजिटिव होगा। जबकि लैगिंग यानी इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, लैगिंग होता है पावर फैक्टर, उस अवस्था में आपका पावर फैक्टर ऋणात्मक होगा।